Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science। विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में भी हमने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके कॉजेस, उनके दलों के बारे में समझा। उसी कंटिन्यूटी में आज हम उसके आगे गांधीयन ईरा एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हमने देखा कि गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, उससे पहले 1909 से लेकर 1919 के काल में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हुई। नंबर 1, होम रूल या गृह शासन आंदोलन। नंबर 2, 1916 का कांग्रेस लिंक समझौता। और तीसरा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा। लेकिन इन घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण घटना थी महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश जो हुआ, उसके अंतर्गत हमने देखा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में अपना प्रवेश किया था। लेकिन महात्मा जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील की और शासन के द्वारा भी उन्हें केसर-ए-हिंद भी उपाधि प्रदान की गई। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण महात्मा जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि इस आंदोलन से पूर्व जनता में घोर निराशा और असंतोष था, क्योंकि युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन और धन से भरपूर सहायता दी थी और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। अब भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न सजाने लगी थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा में बदल दिया। इसके अंतर्गत शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से और भारी मात्रा में धन की वसूली और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजर रहा था और इस स्थिति के लिए ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी समझा जा रहा था। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपने हाथ में बनाए रखना चाहती थी। अतः भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रॉलेट एक्ट बनाया गया, जिनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया जाए। थर्डली, हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण है। अतः महात्मा जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया और सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। इस तरह से जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इस दुष्घटना का राष्ट्र के मन और मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने मार्शल लॉ जारी करने के विरोध में कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो की गई, इसके अंतर्गत हत्याकांड की जांच करने के लिए इस कमेटी का हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर
उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बतलाते हुए उनका परोक्ष समर्थन किया। इसी तरह खिलाफत आंदोलन। इस महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की थी उनके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया और इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार भी छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा, जिसे हम धर्मगुरु कहते हैं, मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन, जिसे हम खलीफा की सत्ता की पूर्ण स्थापना का आंदोलन कहते हैं, शुरू कर दिया गया। अतः महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। तत्पश्चात कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आया और सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति की अगर हम बात करें तो सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीति, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए। इस प्रकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। इसके जो कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के, उसके अंतर्गत फर्स्टली सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग किया जाए। सेकेंडली सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया जाए। थर्डली 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाए। फोर्थ, सरकारी अदालतों के बहिष्कार की बात कही और फिफ्थ, विदेशी माल के बहिष्कार की बात की। उपयुक्त निषेधात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रम का एक सकारात्मक पक्ष भी था, जिसके अंतर्गत जो मुख्य बातें थी वो थी राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए और नंबर 2, पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग किया जाना चाहिए और थर्डली बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया जाना चाहिए। इस तरह से इस असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति हुई इसके अंतर्गत। तत्पश्चात हम देखते हैं कि एक और घटना घटित हुई, चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत। चौरी चौरा कांड के अंतर्गत हमने देखा कि आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया जाना स्वाभाविक था और 7 दिन का समय समाप्त होने के पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरी नामक ग्राम में पुलिस बल के प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अतः अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की अगर हम दुर्बलता देखें तो असहयोग आंदोलन की संभवतः सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए। खिलाफत का प्रश्न, जो एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में राजनीतिक मसले के साथ मिलाना दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान कर दिया और इसके दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि आंदोलन से भारतीयों ने जिन उच्च आशाओं से जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे ही बिना आंदोलन के स्थगन का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उपयुक्त दुर्बलताओं के होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि असहयोग आंदोलन
भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अंतर्गत हमने देखा फर्स्टली कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने जनता में अपूर्ण त्याग और साहस की भावना का संचार किया। अब तक देशभक्ति या राष्ट्रीयता कुछ गिने चुने व्यक्तियों की विरासत समझी जाती थी। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से यह सर्वसाधारण की संपत्ति बन गया। अतः असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था। इसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और महात्मा जी और कांग्रेस की यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी। सेकेंडली, इसके महत्व की बात करें तो आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई। पहले जनता सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेलों से डरती थी। इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि जनता निर्भीक हो गई और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से भी नहीं डरती थी। थर्डली, इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि जब ये आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही और इस हेतु उन्होंने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्ण कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह से सहयोग दिया। एंड फोर्थली, हम देखते हैं कि इस आंदोलन ने कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, जिसमें खादी, चरखा, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन और विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे भी देश का एक बड़ा बहुत भारी लाभ हुआ। इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए कहा है कि 1921 के वर्ष ने निस्संदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा जी ने इसे एक नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया और उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश किस तरह से हुआ और असहयोग आंदोलन की भूमिका किस तरह से हुई, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, और यह आंदोलन किस तरह से सफल हुआ, इसकी महत्ता कैसे बनी रही। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी के नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखेंगे। धन्यवाद।